हेलो फ्रेंड्स, आपका लर्न डिप में स्वागत है। देखा जाए काफ़ी दिनों से क्लास नहीं हो रहा था। कारण यह था स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण काफ़ी लंबे समय से विलम्ब हो गया। तो अब जो क्लास होगा वह कंटिन्यू होगा, तो आप बने रहिए। आज हम लोग देखेंगे राष्ट्रपति के नेक्स्ट चैप्टर। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि राष्ट्रपति से संबंधित जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे और उनके जो बेसिक थे वो सभी को हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग देखेंगे राष्ट्रपति की शक्तियाँ, उससे संबंधित जो भी प्रश्न बन सकते हैं, जो प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए दोस्तों, हम लोगों को पढ़ने का मतलब यहाँ पे लिखा देने से सिर्फ नहीं हो जाएगा। हम लिखा दिए, बता दिए। पढ़ने का मतलब होना चाहिए कि पढ़ने के क्रम में आपको याद हो जाना चाहिए और इससे प्रश्न अगर एग्जाम में आए तो आपका छूटना नहीं चाहिए। तो पढ़ाई ऐसा होना चाहिए कि अगर इससे रिलेटेड एग्जाम में प्रश्न आ जाए तो आपका 100% सही जाना चाहिए। तो आइए आज हम लोग देखते हैं राष्ट्रपति की शक्तियाँ। अनुच्छेद 53 में स्वयं एवं अधीनस्थों की बात की गई है कि राष्ट्रपति जो है अपने शक्तियों का उपयोग किस प्रकार से करती है। हाल ही के बीपीएससी एग्जाम जो 2017 में हुआ था उसमें पूछा गया था कि राष्ट्रपति अपने शक्तियों का उपयोग कैसे करता है। तो ऑप्शन में था स्वयं एवं अधीनस्थों। तो इसका जो सही जवाब था स्वयं एवं अधीनस्थों। अधीनस्थ कहने का मतलब जो मंत्री परिषद होते हैं, मंत्री परिषद के हेड मुख्य ये प्रधानमंत्री होते हैं। तो प्रधानमंत्री की सहायता से, परामर्श से वह क्या करते हैं, अपना अधिकतम शक्तियों का उपयोग करते हैं। पहला जो है कार्यपालिका की शक्ति, जो राष्ट्रपति की हैं विभिन्न शक्तियां दी गई है। कार्यपालिका शक्ति, विधायी शक्ति, वित्तीय शक्ति, न्यायिक शक्ति, सैन्य शक्ति, आपात शक्ति, वीटो शक्ति, स्वविवेक शक्ति। तो इस प्रकार की जो शक्तियां हैं उन सभी को हम लोग क्रम से देखेंगे। तो कार्यपालिका शक्ति, सबसे पहले राष्ट्रपति जो कार्यपालिका का सबसे हेड होता है राष्ट्रपति, उन्हें कार्यपालिका शक्ति में नियुक्ति की शक्ति दी गई है। नियुक्ति की शक्ति में क्या क्या है? पहला प्रधानमंत्री की नियुक्ति, उसके बाद प्रधानमंत्री के लिए जो मंत्री परिषद होता है तो प्रधानमंत्री की सलाह से मंत्री परिषद की नियुक्ति, उसके बाद कैग की नियुक्ति, फिर चुनाव आयोग के आयुक्त की नियुक्ति, उसके बाद वित्त आयोग की नियुक्ति, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति। तो ये है जो क्या क्या गया है, राष्ट्रपति को नियुक्ति संबंधी अधिकार दिया गया है। तो कौन कौन? प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद, कैग। तो इनसे संबंधित जितने भी जो विभिन्न संवैधानिक पद हैं उन सभी को नियुक्ति का अधिकार कार्यपालिका के हेड राष्ट्रपति को दिया गया है। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर देखा। उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग नियुक्ति की शक्ति के बाद अंतर्राज्यीय परिषद का गठन, जो अनुच्छेद 263 में जिसका वर्णन किया गया है। उसके बाद वित्त आयोग अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का बात की गई है। वित्त आयोग में क्या है कि जो करों का केंद्र और राज्य के बीच जो करों का बंटवारा होता है, विभाजन होता है, उससे संबंधित बात की गई है वित्त आयोग अनुच्छेद 280 के तहत। उसके बाद है अनुसूचित क्षेत्र घोषित, यानी कोई भी क्षेत्र, जनजाति क्षेत्र हो या अनुसूचित जाति क्षेत्र हो, उसे घोषित करने का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया तथा उस क्षेत्र विशेष में प्रशासन को व्यवस्थित करने का अधिकार भी राष्ट्रपति को दिया गया। तो अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना, जनजाति क्षेत्र घोषित करना तथा उस क्षेत्र में जो प्रशासन संबंधित है उसको देना। उसके बाद SC, ST, OBC आयोग का गठन करना। ये सभी अधिकार किन्हें दिया गया? राष्ट्रपति को दिया गया है। उसके बाद कार्यपालिका शक्ति के बाद आगे हम लोग देखते हैं विधायी शक्ति।
विधायी शक्ति का मतलब हो गया कि विधेयक से संबंधित कोई भी विधेयक जब संसद में लाया जाता है तो उससे संबंधित जो अधिकार दिए गए हैं वह राष्ट्रपति को दिए गए हैं। तो हम लोग देखेंगे कौन कौन से हैं दिए गए हैं। विधायी शक्ति में हो गया पहला, जो राष्ट्रपति है वह संसद का अभिन्न अंग है, संसद का अभिन्न अंग। उसके बाद कोई बिल राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद क्या होता है, वह बिल पारित होता है। यानी कुछ ऐसे बिल हैं जिन्हें क्या होता है, उस पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर आवश्यक होता है, या तो पहले हो या बाद में हो, तभी वह बिल पारित समझा जाता है। जैसे कुछ ऐसे बिल हैं जिनमें राष्ट्रपति का हस्ताक्षर पूर्व यानी पहले ही चाहिए। वह कौन कौन से हैं, जैसे हो गया संविधान संशोधन बिल, उसके बाद हो गया धन विधेयक संबंधित, उसके बाद हो गया संचित निधि से धन निकालने संबंधित। तो ये जो कुछ ऐसे बिल हैं जो पारित करने से पूर्व उन पर राष्ट्रपति का स्वीकार हस्ताक्षर आवश्यक होता है। तो क्या होता है, हम लोगों ने देखा कोई बिल राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद पारित होता है। उसमें हम लोगों ने देखा कुछ बिल जो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर पूर्व चाहिए। उसके बाद अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश, ये अनुच्छेद 123 के तहत क्या होता है, राष्ट्रपति को अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस पारित करने का अधिकार है। ये क्या होता है अध्यादेश, तो हाल ही में हुई घटनाएं जो सरकार के द्वारा फार्म एक्ट लाया गया, उस एक्ट में हम लोगों ने इसका उपयोग को देखा। किस प्रकार से 5 जून के द्वारा क्या किया जाता है, एक ऑर्डिनेंस लाकर किसान बिल लाया जाता है और उसके बाद सितंबर में उसे क्या किया जाता है, पारित कराया जाता है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अध्यादेश लाने के बाद उसे 6 मंथ के अंदर क्या होता है, उसे संसद में पारित करना आवश्यक हो जाता है, नहीं तो वह निरस्त हो जाता है। तो यही अध्यादेश, तो देखिए ऐसे ध्यान में रखना होगा 1, 2, 3 यानी लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, जब तीनों की शक्तियों को एक बार प्रयोग किया जाता है वह अधिकार किसे है, राष्ट्रपति को। तो यही इसे अध्यादेश लाने का अधिकार है राष्ट्रपति को। उसके बाद संसद को संबोधित करना, यानी जब संसद चल रहा हो या पहली बार साल का जो पहला बैठक हो, जब संबोधन करना हो तो वह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो संसद को संबोधित करना। उसके बाद संसद के सत्र का 17वां या लोकसभा का भंग अनुच्छेद 85 में इसका वर्णन है। तो अगर संसद के सत्र का 17वां करना हो या लोकसभा भंग करना हो तो यह जो अधिकार है किसे है, वह राष्ट्रपति को है। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर देखा, क्या क्या देखा, कार्यपालिका शक्ति जिसमें हम लोगों ने कुछ देखा, फिर विधायी शक्ति उसमें हम लोगों ने देखा कि संसद का भी कोई भी बिल राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद पारित होता है। फिर अध्यादेश लाने का शक्ति, संसद को संबोधित करना, संसद के सत्र तथा 17वां तथा लोकसभा को भंग करने का अधिकार, जिसमें हम लोगों ने विधायी शक्ति में देखा। आगे हम लोग देखेंगे वित्तीय शक्ति। वित्तीय शक्ति में क्या हो गया, यानी वित्तीय लेन देन, पैसों से संबंधित जो मामले हैं उस पर क्या होता है, राष्ट्रपति का कौन कौन से अधिकार है उसे हम लोग देखेंगे, कौन कौन से इसे शक्तियां प्राप्त है। तो वित्तीय शक्ति में जो धन विधेयक है, धन विधेयक पर राष्ट्रपति का सहमति पूर्व में चाहिए, यानी राष्ट्रपति का सहमति क्या चाहिए, पूर्व में चाहिए, यानी धन विधेयक को पेश करने के लिए उस पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर पूर्व में चाहिए। सहमति या हस्ताक्षर भी बोल सकते हैं, तो सहमति से अच्छा हस्ताक्षर ही लिखना होगा।
उसके बाद आकस्मिक निधि पर राष्ट्रपति का सहमति चाहिए, यानी जो संचित निधि होता है उस पर राष्ट्रपति का अधिकार होता है। उसे निकालने के लिए क्या कहता है, बिल को लाया जाता है और राष्ट्रपति के सहमति के बाद ही वह निकाला जा सकता है। तो आकस्मिक निधि पर राष्ट्रपति का अधिकार होता है। उसके बाद प्रत्येक वर्ष अनुच्छेद 112 के तहत क्या है, वित्तीय लेन देन, यानी जो वित्तीय लेन देन होता है, एक वर्ष में जो लेन देन किया गया है उसको प्रस्तुत करना, जिसे हम लोग बजट के रूप में जानते हैं। तो अनुच्छेद 112 के तहत जो भी वित्तीय लेन देन किया गया है बजट यानी पेश करना। तो ये हम लोगों ने देखा वित्तीय शक्ति। उसके बाद अगला है न्यायिक शक्ति। न्यायिक शक्ति में हम लोग देखेंगे कि अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्या है, क्षमादान करने का अधिकार है, यानी राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि वह कोई भी दंड को, सजा को कम कर सकता है, माफ कर सकता है, यहां तक कि मृत्यु दंड को भी माफ कर सकता है। तो यह जो वर्णन है अनुच्छेद 72 में क्षमादान की बात की गई है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से अनुच्छेद 143 के तहत वह क्या कर सकता है, सलाह भी लेने का अधिकार दिया गया है, यानी 143 के तहत अगर राष्ट्रपति चाहे तो वह सुप्रीम कोर्ट से सलाह भी ले सकता है। इसके लिए वह बाध्य नहीं है, वह उसके स्वविवेक पे इच्छा करता है। तो सुप्रीम कोर्ट से सलाह, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति का अधिकार किसे है, राष्ट्रपति को है। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे सैन्य शक्ति। तो सैन्य शक्ति में क्या है, तीनों सेना। यह जो प्रश्न है आपको अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता होगा। तीनों सेना कौन कौन हो गया, थल सेना, जल सेना और वायु सेना। तीनों सेना का अध्यक्ष कौन होता है, वह राष्ट्रपति होता है। तो तीनों सेना का अध्यक्ष राष्ट्रपति को बनाया गया है। उसके बाद कोई भी युद्ध करना हो या शांति वार्ता करना हो तो यह भी अधिकार किसे दिया गया, राष्ट्रपति को दिया गया है। उसके बाद हम लोग देखेंगे सैन्य शक्ति के बाद आपात शक्ति। आपात शक्ति में तीन प्रकार के हैं, 352, 356 और 360। 352 में हो गया राष्ट्रीय आपात। यह राष्ट्रीय आपात कब लगाया जाता है, जब क्या हो, सशस्त्र विद्रोह हो और बाहरी आक्रमण हो, तब ये राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है। यह अभी तक हमारे देश में 3 बार लगा है। वह एक लगा 1962 में चीन के साथ और 1971 में बांग्लादेश के साथ और 1975 में जेपी बाबू के नेतृत्व में एक किया गया था। उसके बाद 356 में क्या है, वह राष्ट्रपति शासन है, यानी जब कोई भी क्षेत्र विशेष या राज्य में जब संवैधानिक तंत्र विफल हो गया हो या वहाँ संवैधानिक ढांचा पालन नहीं किया जा रहा हो, जब वह भंग हो रहा हो, तब वहाँ पर क्या होता है, राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। यह आपको अक्सर सुनने को मिलता होगा, जहाँ पर यह दिक्कतें होती है वह लगता रहता है। इससे पहले जब जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा था तो वहाँ अक्सर ये चीज़ देखने को मिलता था, लेकिन अब तो उसे विशेष राज्य का दर्जा से हटा के यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। तो 356 में राष्ट्रपति शासन और 360 में क्या किया गया है, वित्तीय आपात, यानी फाइनेंशियल कंडीशन। कोई भी क्षेत्र विशेष में जब आर्थिक अर्थव्यवस्था गड़बड़ा जाता है तब यह लगाया जा सकता है। तो आज तक हमारे देश में कभी भी वित्तीय आपात का सामना नहीं करना पड़ा। तो ये हमारे देश के लिए अच्छी बात है कि वैसे कंडीशन से कभी भी नहीं गुजरना पड़ा है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा आपात शक्ति में 3 अनुच्छेद। उसके बाद है वीटो शक्ति। वीटो शक्ति में क्या है, अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति को पॉकेट वीटो, यानी कहने का मतलब पॉकेट वीटो का अधिकार दिया गया। इसमें क्या है कि कोई भी
बिल को संसद अगर पास कर राष्ट्रपति के पास भेज देती है तो वह राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह उस बिल को अपने पास रख ले, सोचने के लिए, लंबित समय के लिए, या फिर वह लंबे समय के लिए छोड़ देते हैं। तो यह जो है वीटो शक्ति का प्रयोग किया गया है। यह वीटो शक्ति से यह प्रतीत होता है कि राष्ट्रपति को भी कुछ ऐसे अधिकार दिए गए जिससे वह क्या किए गए, सिर्फ काल्पनिक नहीं वास्तविक शक्तियां प्रतीत होती है। तो मेंस में यह भी क्वेश्चन पूछ दिया जा सकता है कि आप उन विषयों पर चर्चा करें जिससे राष्ट्रपति सिर्फ एक सिंबॉलिक स्टंप नहीं है बल्कि वह अपना वास्तविक डिसीजन और वास्तविक शक्ति का उपयोग कर सकता है। तो कुछ ऐसे हैं जैसे वीटो शक्ति और स्वविवेक की शक्ति। तो वीटो शक्ति में हम लोगों ने देखा कि राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह कोई भी बिल को अपने पास रख सकता है लंबित समय के लिए या सदाभर के लिए, वह उस पर डिपेंड करता है। या तो वह उस बिल को वापस कर दे संसद में पुनर्विचार करने के लिए, या फिर वह अपने पास उसे एनी टाइम के लिए रख सकता है। और चौथवा है स्वविवेक की शक्ति। यह स्वविवेक की शक्ति क्या है, यानी राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि जब कोई भी सरकार बहुमत में नहीं हो या लोकसभा का चुनाव हुआ हो तो उसमें वह अपना बहुमत नहीं लाया हो, तो यह राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह अपने स्वविवेक के अनुसार वह उस दल को, उस पार्टी को चुने जो अपना बहुमत पेश कर सके। तो यह स्वविवेक किसको दिया गया है, राष्ट्रपति को दिया गया। तो यही दो शक्तियां हैं जिससे राष्ट्रपति एक सिंबॉलिक स्टंप की तरह नहीं बल्कि एक वास्तविक शक्ति के रूप में प्रतीत होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने आज देखा राष्ट्रपति से संबंधित राष्ट्रपति की शक्तियां, उनसे रिलेटेड जो जो भी है। तो एक बार हम लोग रिकॉल कर लेंगे कौन कौन से हम लोगों ने देखा। पहला देखा हम लोग कार्यपालिका शक्ति। कार्यपालिका शक्ति में हम लोगों ने क्या क्या देखा, पहला देखा नियुक्ति की शक्ति, उसके बाद अंतर्राज्यीय परिषद का गठन, उसके बाद वित्त आयोग का गठन, उसके बाद अनुसूचित क्षेत्र घोषित SC ST OBC आयोग का गठन, उसके बाद हम लोगों ने देखा वित्तीय शक्ति। वित्तीय शक्ति से पहले विधायी शक्ति, यानी कोई भी बिल को पास करने का राष्ट्रपति को अधिकार होता है, तो वह संसद का अभिन्न अंग होता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि कोई भी बिल राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद वह पारित होता है। कुछ ऐसे भी बिल होते हैं जिनमें राष्ट्रपति का हस्ताक्षर पहले चाहिए। कौन कौन से होते हैं, जैसे संविधान संशोधन बिल, उसके बाद धन विधेयक, उसके बाद संचित निधि। तो इनसे संबंधित बिल पर उन्हें पहले परमिशन चाहिए, पहले हस्ताक्षर चाहिए। उसके बाद अध्यादेश लाने का अनुच्छेद 123 के तहत जो राष्ट्रपति कभी भी पारित कर सकता है। उसके बाद वह संसद को संबोधन करने का अधिकार है, संसद के सत्र को सत्रावसान करने का, लोकसभा को भंग करने का अनुच्छेद 85 के तहत। उसके बाद हम लोगों ने देखा विधायी शक्ति के बाद वित्तीय शक्ति है। वित्तीय शक्ति में हम लोगों ने क्या क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि धन विधेयक पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर पूर्व में चाहिए। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि आकस्मिक निधि पर क्या होता है, राष्ट्रपति का अधिकार होता है, यानी राष्ट्रपति का उसमें परमिशन चाहिए। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि प्रत्येक वर्ष जो वित्तीय लेन देन होता है अनुच्छेद 112 के तहत उसे लाया जाता है, जिसे हम बजट के रूप में जानते हैं। तो ये था वित्तीय। उसके बाद हम लोगों ने देखा न्यायिक शक्ति। न्यायिक शक्ति में हम लोगों ने क्या देखा कि अनुच्छेद 72 के तहत क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति को अधिकार है, यानी कोई भी सजा को वह कम कर सकता है, अधिक कर सकता है, उसे माफ़ कर सकता है, यहाँ तक कि मृत्युदंड को भी वह माफ़ कर सकता है। उसके बाद न्यायिक शक्ति में हम लोगों ने देखा कि वह सुप्रीम कोर्ट से अनुच्छेद 143 के तहत क्या कर सकता है, परामर्श ले सकता है, फिर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति भी कर सकता है। उसके बाद सैन्य शक्ति में हम लोगों ने देखा कि वह तीनों सेना, जल थल वायु, तीनों सेना का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है और स्थिति और परिस्थिति बस वह युद्ध की और शांति की भी घोषणा कर सकता है राष्ट्रपति। उसके बाद हम लोगों ने देखा न्यायिक शक्ति के बाद आपात शक्ति, जिसमें 352, 356 और 360 को हम लोगों ने देखा। उसके बाद आपात शक्ति के बाद वीटो शक्ति, अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति को पॉकेट वीटो, यानी कोई भी बिल को वह अपने पास लंबे समय के लिए, हमेशा के लिए रख सकता है, यह पावर राष्ट्रपति को दिया गया। उसके बाद स्वविवेक का शक्ति, यानी राष्ट्रपति जब कोई भी सरकार, जब कोई भी दल या पार्टी बहुमत में नहीं हो तो वह अपने स्वविवेक के अनुसार उसे क्या कर सकता है, बहुमत पेश करने का निर्णय ले सकता है, अधिकार है, या उसे दे सकता है। इस तरह से हम लोगों ने देखा राष्ट्रपति की
की शक्तियाँ और स्वयं एवं अधीनस्थों के माध्यम से किस प्रकार वह उपयोग करती है। तो आज के लिए इतना ही। तो हमारे चैनल को ज़रूर देखिए और आपको यह कैसा लगा क्लास कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आप इसके बाद क्लास खत्म हो, ये तो राष्ट्रपति चैप्टर खत्म हो गया, तो आपके पास जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं आप क्वेश्चन बैंक उठाइए और उससे ऑब्जेक्टिव बनाना स्टार्ट करिए। क्योंकि दोस्त सिर्फ हमारे क्लास को लेने से नहीं होगा, आपको खुद से मेहनत करना पड़ेगा। और जो भी ऑब्जेक्टिव बुक है उससे आप बनाइए और कहीं दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। हमारे क्लास देखने के लिए धन्यवाद। अब हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं।